नमस्कार। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो देश में जल्दी ही सरसों की फसल जो है लहलहाने लगेगी और इस जीएम सरसों के जो रिसर्चर हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, हमारे साथ हैं जेनेटिक्स के प्रोफेसर अ, डॉक्टर दीपक पेंटल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। बहुत-बहुत बधाई सर आपकी इस उपलब्धि को। सरकार ने जो है वो ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है, तो अब इस पर रिसर्च होगी। आपकी आप अपनी इस उपलब्धि को किस तरीके से मानते हैं? कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, हमें सारा काम तो वीट और राइस से नहीं चलेगा। हमारी दूसरी क्रॉप्स की जो हैं ऑयल सीड्स खासकर, उनकी पैदावार बढ़नी चाहिए, तभी फार्मर उनको लगाएंगे। अब पंजाब में फार्मर सरसों लगाएगा, अगर उसको 1.5 टन ही मिलता है पर हेक्टेयर और वीट में उसको 5 टन मिल रहा है, तो वो मस्टर्ड क्यों लगाएगा? तो मस्टर्ड ऑयल सीड्स की उपज जो है, वो उसकी यील्ड जो है जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा करने का बहुत जरूरत है। और उसके लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि यील्ड पर से बढ़े, जो जिसके लिए हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज किया है। दूसरा, बीमारियों से छुटकारा पाया जाए। तो ये अगर दो चीजें होंगी तो मस्टर्ड भी आपको 3-3.5 टन देगी, तो फिर ये वीट का मुकाबला कर सकती है। जी, निश्चित रूप से ये फिर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन साहब अभी जो स्थितियां हैं, हालात हैं, इसको देखते हुए इस पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं और सवाल ये है कि माना जा रहा है इसे खाद्य सुरक्षा को खतरा है, पर्यावरण को खतरा है, और खास तौर से तब जब आयात होता है, इम्पोर्ट जो होता है, उसमें जीएम सरसों को लेकर के तीसरा नंबर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें ज्यादा नाशक का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण को खतरा होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मस्टर्ड में 4-5 बीमारियां आती हैं। एक तो तेला आता है, एफिड्स आते हैं, जिसके लिए कि फार्मर पेस्टिसाइड यूज करता है और कोई तरीका नहीं है। 4 बीमारियां हैं फंगल डिजीजेस। तो एक का जी। तो हमने समाधान किया विद नॉन जीएम टेक्नोलॉजी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन जीएम टेक्नोलॉजी से हो ही नहीं सकती, जो सिर्फ जीएम या जीन एडिटिंग से हो सकती है। तो हमें उससे हिचकिचाने से हमारा क्या होगा, क्या बनेगा हमारा? आप सोचिए, आप साइंस को दरकार रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि मेडिकल में हम हर एक इजाद को, हर एक चीज को आगे करना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं, अपनी पॉपुलेशन को अच्छी न्यूट्रिशन देना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम खेती में कहते हैं कि 200 साल पीछे चले जाओ। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इससे थोड़े काम चलेगा। बिल्कुल। आपका कहना रहा है कि अगर पूरी दुनिया को खाना उपलब्ध कराना है, मुहैया कराना है, तो हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करना ही होगा। और इसको आप थोड़ा और एलोबरेट करेंगे, क्योंकि जब देश में ऑलरेडी इस तरीके की सुविधाएं हैं, तो इसकी जरूरत क्या होगी? सुविधाएं कहाँ है जी? हम कितने एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। 65% हमारी नीड के एडिबल ऑयल बाहर से आ रहे हैं, और 115,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज में लगाया है एडिबल ऑयल्स को पिछले साल खरीदने में। और दुनिया भर में एडिबल ऑयल्स की कीमतें बढ़ रही हैं और आगे को और भी बढ़ेंगी, क्योंकि एडिबल ऑयल्स को आप हाइड्रोकार्बन्स की तरह यूज कर सकते हैं, उससे डीजल बना सकते हैं, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये कहना कि हम सुरक्षित हैं, हम कहाँ सुरक्षित हैं? सिर्फ वीट और राइस में हम सुरक्षित हैं और किसी क्रॉप में सुरक्षित नहीं है। आपका मतलब ये है कि युद्ध के हालात को देखते हुए फिर से सरसों या और एडिबल ऑयल दाम बढ़ने की और संभावना क्लाइमेट इस वजह चेंज, से है कि उसका इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा। बिल्कुल जी, क्यों नहीं होगा? अभी शुगर केन को से अल्कोहल बन रही है, जो 5% गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 5% रिप्लेस करो।
तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो तभी ऐसी चीजें कर सकते हैं ना, और नहीं तो दाम बढ़ जाएंगे अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो। अब थोड़ा सा एक यूक्रेन में और रशिया की लड़ाई ने ही एडिबल ऑयल्स की कीमतें काफी बढ़ा दी। जी डॉक्टर साहब, एक जो मुझे लग रहा है विरोध के स्वर जो ज्यादा उठ रहे हैं, सरकार और सरकार के जो सरकार से जुड़ी जुड़ी जो पार्टी है उसके अनुशासनिक संगठन जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्वदेशी जागरण मंच भी है, उसने तो बाकायदा कहा है, उसके कन्वीनर ने अश्विनी महाजन ने, कि ये ना तो सेफ है ना ही स्वदेशी है। इस पर आपका क्या कहना होगा? और मैं तो दूसरी चैनल्स पर भी उनको सुन चुका हूँ, कई सालों से सुनता आ रहा हूँ। तो जी ये बात करनी, किसी ने कहा है प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। फार्मर गलत चीज कभी यूज ही नहीं करेगा। फार्मर को अपना इनकम बढ़ानी है, और फार्मर को जहां तक हो सके उसको अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करना है। फार्मर अपनी इनपुट कॉस्ट को ज्यादा क्यों करेगा, करना चाहेगा, वैसा बीज क्यों लगाएगा। और जहां तक इसका कोई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से देखा गया है। सरकार की ऑर्गेनाइजेशन जो है बायोसेफ्टी की, जीएसी, उसने इतनी बार इसको देखा है। 4,000 पन्ने का हमने बायोसेफ्टी डॉसियर बनाया था जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था। हर तरह की स्टडी हो चुकी है। और ये टेक्नोलॉजी रेप सीड में, जो कनोला ऑयल जो हम भी इंडिया में खा रहे हैं, और इट्स ए प्रीमियर ऑयल, वो क्रॉप 1996 से कनाडा में और 2000 के बाद यूएस और ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हो चुकी है और 20 साल से ग्रो हो रही है। तो वहां कुछ नहीं हुआ, उनकी हनी बी को कुछ नहीं हुआ, वहां अपने लोगों की बलि थोड़े चढ़ा रहे हैं। और भी साइंटिस्ट हैं, एक हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, उनका भी मानना है कि साहब ये यूनिवर्सिटी आपका सेंटर जो है जिसने ये रिसर्च की है, ये तो 2016 से इसे रिकमेंड करती रही है और इसको मंत्रालय से सहमति भी नहीं है, तो सरकार को इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो सहमति इसलिए नहीं थी कि जो लोग नेगेटिव हैं वो थोड़े हावी हो रहे थे। अब जी सरकार ने बुद्धिमत्ता दिखाई है, इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी से कैसे हम कह सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए। और हमारा साइंस में और टेक्नोलॉजी में हमने कुछ करना ही नहीं है क्रॉप्स के लिए, नई टेक्नोलॉजीज यूज ही नहीं करनी। आई मीन ये तो बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है। हम्म। क्या सेहत के लिए ये कितना नुकसानदायक है या फायदेमंद है, इस पर क्या रिसर्च, आपकी रिसर्च क्या कह रही है कि ये सामान्य जैसे अभी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों का इस्तेमाल होता है, वही उतना ही लाभदायक रहेगा या वैसा ही रहेगा, जो पहला या उससे हाइब्रिड कम है होगा? जी, जो पहला हाइब्रिड है, वो उसकी कंपोजिशन ऑयल की वही है जो कंपोजिशन हमारी वैरायटीज की है। आगे चलकर हम कनोला क्वालिटी मस्टर्ड बनाने जा रहे हैं, उसके कुछ लाइंस बन गई हैं, तो उससे हाइब्रिड बनाएंगे। तो वो उनके लिए होगा जो पंजेंट ऑयल नहीं पसंद करते, जो ब्लेंड ऑयल पसंद करते हैं। जी एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, एक ही क्या जो बीटी कॉटन को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी अभी तक हो, तो कहीं इसका हाल बीटी कॉटन की तरीके से ना हो? शुरुआत में तो उसकी पैदावार बढ़ी लेकिन बाद में नीचे गिर गई, और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इसलिए कम हुई है थोड़ी नेशनल लेवल पर, क्योंकि वो उन इलाकों में भी फैल गई जहां पर उसके लिए कंडीशंस अच्छी नहीं है, क्योंकि फार्मर जी को कोई और क्रॉप नहीं मिल रही। अब पंजाब में आप हम्म, देखिए कि फार्मर राइस की जगह क्या लगाए। लोग बड़े बड़े हम्म, भाषण देते हैं, मिलेट लगा लो, सॉरगम लगा लो, मक्का लगा लो। क्या ये क्रॉप्स उनको इतनी यील्ड देंगी जो राइस देता है? क्या फार्मर की इनकम उतनी होगी जितनी उसको चावल से मिलती है? तो ये बातें कहने की हैं, ये प्रवचन देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिस में चीजों को लाना और फार्मर को हेल्प करना और देश की न्यूट्रिशनल फूड रिक्वायरमेंट को मीट करना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या और इसके ये लिए आपकी क्या ये आपकी रिसर्च जो है, या जो अगर ये काम शुरू हो जाएगा,
तो जो सबसे बड़ा सवाल देश में इस समय हो रहा है कि चावल कहाँ उत्पादन किया जाए, कहाँ उसकी पैदावार की जाए और कहाँ नहीं की जाए। खास तौर से जैसे हरियाणा, पंजाब में जब होती है तो कितना पानी लेती है, एक किलो चावल जो है 5,000 लीटर पानी लेता है। पानी का स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। तो क्या किसान, अब जो किसान को ठीक है, इससे मतलब है नहीं, मतलब ये बात का सवाल है, लेकिन उसको सवाल सबसे बड़ा यील्ड का है। कैसे उसको सहमत किया जाएगा? सहमत किया जाएगा जी, आप दूसरा उनके लिए विकल्प बनाइए, एक सिचुएशन बनाइए जिसमें उनके पास दो क्रॉप्स हैं, दोनों में से वो कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो उनके पास विकल्प ही नहीं है, इसीलिए तो दिल्ली के बाहर बैठे रहे इतने महीने, क्योंकि दूसरी कोई क्रॉप ही नहीं है। अब जब अगर आपने चावल को निकालना है तो उसकी जगह सोयाबीन और ग्राउंडनट, ये दोनों ऑयल सीड क्रॉप्स हैं जो गर्मियों और बरसात के मौसम में लगती है, लेकिन दोनों की यील्ड जो है वो 1-1.5 टन से ज्यादा नहीं है। तो फार्मर कैसे लगा ले उनको? अगर हम आज सोयाबीन की यील्ड 3 टन पर ले आए, ग्राउंडनट की यील्ड 3-3.5 टन पे ले आए, तो फार्मर कहेगा ये तो महंगी बिकती है मार्केट में, मैं ये लगाता हूँ, ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है, ना पानी इतना देने की जरूरत है, तो फार्मर जरूर लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वो 1 टन पर ही फंसी हुई है, क्योंकि उस पर इतनी बीमारियां आती हैं और वो ज्यादा बारिश को बर्दाश्त नहीं करता, तो फार्मर कैसे चेंज कर ले। जहां तक सरसों का सवाल है, हमारी सरसों जो है ये राइस की जगह तो नहीं लग सकती, ये तो व्हीट की जगह लग सकती है, क्योंकि ये सर्दियों की क्रॉप है। जी। आप, एक अंतिम सवाल, आप कैसे जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनको कन्विंस करेंगे? कैसे उनको कहेंगे नहीं, ये देश के लिए, किसानों के लिए बहुत जरूरी है? क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस सारा ये बता रहा है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है। और जो ऑयल हम सरसों का निकाल के खाते हैं, उसमें तो कोई प्रोटीन होती ही नहीं, उसमें कोई प्रोटीन होती ही नहीं, तो उसमें क्या परेशानी है, उसमें क्या वरी करने की जरूरत है। तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ये हम यूरोपियन कंट्रीज में कुछ हवा चली थी इन्वायरमेंटलिस्ट की के इन क्रॉप्स को अभी भी चल रही है, लेकिन बाकी देशों ने, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने तो इन क्रॉप्स को अपनाया है और वो मेजर एक्सपोर्टर हैं फूड के, उनसे दुनिया खरीद रही है। चलिए, अब आगे देखते हैं कि क्या सरकार निर्णय लेती है, क्या कहते आप लोग किसानों को सहमत कराते हैं, और जो भी हो वो देश के लिए अच्छा हो, किसानों के लिए अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पेंटल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।